चलते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं। बहुत धन्यवाद साउथ का, जहां पर अभी भी हैदराबाद जोन जो है मंथा दिसंबर। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि बिहार के पटना में प्रशासन के द्वारा जमाकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर जिला प्रशासन के विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार जी के द्वारा किया गया। उसमें यह जमाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया कि कुछ पूर्व एजेंटों के द्वारा इन जमाकर्ताओं को षड्यंत्र पूर्वक यहाँ बुलाया गया और पटना के बोरिंग रोड स्थित सहारा इंडिया के कार्यालय का घेराव किया गया। आक्रोशित भीड़ के द्वारा काफी उपद्रव मचाया गया, प्रशासन को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, सरकार विरोधी नारे लगाए गए एवं काफी उपद्रव मचाया गया, जिससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। इधर जमाकर्ताओं के नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि हम जमाकर्ताओं के द्वारा काफी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखा गया था और इस क्रम में प्रशासन पूरे दिन हमारे साथ मौजूद रहा, लेकिन ऐसा कोई भी वाकयात सामने नहीं आया। हमने काफी शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करके अपने भुगतान की मांग को रखा, काफी प्रयास किया कि कोई इस समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया और ये वार्ता सफल नहीं हो पाई। जिसका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हमें दिखा दीजिएगा, मैं यहाँ से चल जाऊंगा खाली। भुगतान का मामला देश में जहां चारों तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है, कहीं इस मुद्दे को संसद में उठाया जा रहा है तो कहीं सांसदों के द्वारा पत्र लिखकर केंद्र सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से अवगत कराया जा रहा है। चौतरफा उठ रहे दबाव के कारण सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी एवं उनके उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात आए दिन देखने और सुनने को मिल रही है। इसके ठीक उलट पटना में प्रशासन के द्वारा जमाकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरी खबर निकलकर ये आ रही है कि सेबी के द्वारा अपने जुर्माने 6.42 करोड़ की राशि को वसूलने के लिए सहारा प्रमुख एवं उनके अधिकारियों के डीमैट खातों एवं बैंक खातों को कुर्क करने का कार्य किया जा रहा है। इधर बेगूसराय जिला न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय एवं कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ये आदेश परिवादी शिल्पी कुमारी के 31 लाख रुपए का भुगतान सहारा इंडिया के द्वारा न किए जाने के कारण दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सहारा के सारे जमाकर्ता आज बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत उम्मीद में ये बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई न्यूज मिले, कहीं से कोई समाचार मिले कि सहारा इंडिया का भुगतान चालू हो गया। इसके लिए वो हर मीडिया के न्यूज को खंगालते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया ही क्यों न हो। सोशल मीडिया पर जमाकर्ताओं की स्थिति का नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा उनको भ्रमित करने के लिए भुगतान चालू हो गया, भुगतान शुरू हो गया करके इस तरह की बातें करके उनको भ्रमित किया जाता है, जो कि उनकी स्थिति का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। हालांकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी ये सोशल मीडिया पे हो रही है। लेकिन हम जमाकर्ता इतने बेवकूफ नहीं कि क्या सही है क्या गलत है इसका फर्क ना कर सके। अब बात तो ये हुई कि कब ये शुभ समाचार मिलेगा कि सहारा इंडिया का भुगतान शुरू हो गया, जिसके लिए हम ये मीडिया को देखते हैं, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, जिसके लिए हम इनको सुनते हैं, इनको देखते हैं। लेकिन वो चीज जिसको सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो चीज अभी तक मिला ही नहीं है। इससे जमाकर्ताओं में घोर निराशा छा जाती है, एक घोर निराशा छा जाती है और लगता है कि सहारा का भुगतान होना ही नहीं है।
लगता है कि सहारा में पैसा हमारा डूब ही गया। लेकिन चूंकि बात पैसे की है तो इतनी आसानी से इस चीज को आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए हम फिर कुछ दिन के बाद पुनः प्रयास करते हैं, पुनः जानने का प्रयास करते हैं कि अब क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ भुगतान का कार्रवाई शुरू हुआ। इसको हम जानने का प्रयास पुनः करने लगते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यही प्रक्रिया चलते चलते काफी समय भी बीत चुका है, लेकिन नतीजा आज भी वही है कि हमारा पूरा भुगतान न हुआ है और न अभी तक होने की कोई संभावना है। जब व्यक्ति एकदम मायूस हो जाता है, जब मीडिया से कोई अच्छी खबर या सच्ची खबर उनको समझ में नहीं आती, तो जमाकर्ता क्या करते हैं? जमाकर्ता सोचते हैं कि क्यों ना एक बार ब्रांच का विजिट कर लिया जाए, क्यों ना जहां पैसा जमा किया गया है उनका वहां जाके वस्तु स्थिति को देख लिया जाए। यही जानने का प्रयास मैंने भी किया। तो आइए देखते हैं कि ब्रांचेज की क्या हालत है। वर्तमान समय में सहारा इंडिया के बहुत सारे कार्यालय बंद हो चुके हैं। कुछ कार्यालय खुले हुए हैं, जिनमें यह पटना का सेक्टर ब्रांच है। यहाँ पहुंचकर यहाँ की स्थिति को देखने के बाद पूरी तरह से उदासीनता छा जाती है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ की जो स्थिति दिखती है वो पूरा सन्नाटा दिखता है। ये ऑफिस कम और भूत बंगला ज़्यादा दिखता है। न कोई यहाँ जमा करता दिखते हैं, न कोई कार्यकर्ता दिखते हैं और न ही कोई ऑफिस के स्टाफ दिखते हैं। पूरा काउंटर खाली है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी बिजली तक की व्यवस्था भी नहीं है और जो नेचुरल लाइट आ रही है उससे थोड़ी बहुत रोशनी होती नज़र आ रही है। तो ये ब्रांचेज के हालात है। यहाँ पे कोई भी जमा करता अब यहाँ आना और अपने पैसे के बारे में पूछना शायद अब भूल ही चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्टाफ नज़र आते हैं, जिनका कहना है कि मेरे द्वारा ही यह कार्यालय खोला जाता है और बंद किया जाता है। चूँकि अब हमको भी सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग भी दिसंबर तक देख रहे हैं और उसके बाद हम भी इस कार्यालय को बंद करके चले जाएंगे। ब्रांच की स्थिति देखकर मेरा मन काफी मायूस हो गया, जैसे कि सबका हो जाता है। इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर पर बदतर होती जा रही है और जैसा बताया गया कि ये किसी भी समय बंद किया जा सकता है। तो अब हम अपने पैसे के लिए फिर कहाँ जाएं? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जोनल ऑफिस, जो पटना का मेन ऑफिस है, जोन ऑफिस है, जहाँ पे जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर वगैरह बैठते हैं, तो क्यों ना एक बार वहाँ जा कर के देखा जाए हमारे पैसे की क्या स्थिति है, उनके द्वारा क्या बताया जाता है, ये पता लगाया जाए। मेरे पीछे राज टावर है, ये ऑफिस है, सहारा इंडिया का जोनल ऑफिस है। यहाँ पे आए हुए हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं। कैंपस में एंट्रेंस के साथ ही यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा और भीड़ भाड़ वाला नज़र आता है। गाड़ियों की संख्या भी काफ़ी लगी हुई थी और कहा जाता है कि ये राज टावर सहारा इंडिया का अपना बिल्डिंग है, ये अपनी ओन प्रॉपर्टी है। एंट्रेंस के बाद हम पहुँचे लिफ्ट में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ ऊपर जाने वालों की संख्या बहुत कम दिखी, क्योंकि ऊपर ही सहारा इंडिया का रीजनल कार्यालय और जोनल कार्यालय है। क्योंकि 5वें तल्ले पे जोनल कार्यालय है और मुझे जोनल चीफ से ही बात करनी थी, इसलिए मैं वहाँ पहुँची। एंट्रेंस के साथ ही कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा और तब मैं इसके बाद पहुँची जोनल चीफ के चैम्बर में उनसे बात करने के लिए। चूँकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाया। आपको जब देखिए एक दिन गए तो ऑफिस बंद, हमने भाग गया। इधर आते हैं तो भाग गया, मौका मिलेगा तो बताया नहीं सर, उसमें चले जाइए, सामने वाला में। यहाँ कुछ जमाकर्ता बैठे हुए दिखाई दिए,
उनको भी यही समझाया जा रहा था कि मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का आदेश आने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मुझे और बाकी जमाकर्ताओं को यही समझाया जा रहा था कि आप कोर्ट के आदेश का ही इंतजार करें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि भुगतान हो पाएगा। कोर्ट के आदेश का इंतजार करते 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 इतने साल बीत गए, अब कितना इंतजार हम करें। अब बात ये आती है कि एक तरफ तो हम अपने पैसे के लिए इतने परेशान हैं, इंतजार करते करते थक रहे हैं, और दूसरे तरफ सहारा इंडिया के द्वारा दूसरे स्थानों पे नए नए बिजनेस के आयाम गढ़े जा रहे हैं। वो बिजनेस कैसे कराया जा रहा है जब इनका कार्यकलाप पे ही रोक लगा हुआ है, जब ये कोई लेन देन नहीं कर सकते, तो ये मार्केट से पैसा किस आधार पे वसूल रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये बयान छत्तीसगढ़ के रीजनल वर्कर बीके ठाकुर का है, सुनिए। आप सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष की स्थिति एक समान है, कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं पर मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद साउथ का, जहां पर अभी भी हैदराबाद जोन जो है मंथ ऑफ दिसंबर में एक फ्रेंचाइजी ओपन हुआ और 28 तारीख को सेकंड फ्रेंचाइजी ओपन होने जा रही है। सोचिए, सेकंड फ्रेंचाइजी का जो प्रबंधक एक महिला कार्यकर्ता ने लिया। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वहां पे सुचारू रूप से सहारा इंडिया का कार्यकलाप चल रहा है, क्योंकि नए नए फ्रेंचाइजी भी खुल रहे हैं, और नए नए लोगों का नए फ्रेंचाइजी खुलने का मतलब कि नया कैश कलेक्शन मार्केट से आना, नए लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्रेश कैश लेकर के करना। तो जब इनके कार्यकलाप पे रोक लगा हुआ है तो नए फ्रेंचाइजी खुलने का क्या मतलब है? तो ये तो बातें बिल्कुल दोहरी नीति लगती है। एक तरफ तो कहा जा रहा है हम लोगों को, जो पुराने लोग फंसे हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा भुगतान होगा, और दूसरा नया इन्वेस्टमेंट इसी सहारा इंडिया के द्वारा अन्य जगहों पर लिया जा रहा है। साउथ के निवासी न जाने किस दुनिया में रहते हैं, या शायद धरती पे नहीं रहते, या भारत देश में नहीं रहते, जो इनको ये जानकारी नहीं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का क्या हालत हो रहा है, वो अपने पैसे के लिए किस तरह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सहारा इंडिया के द्वारा अपने जमाकर्ताओं को कितनी परेशानी में डाला गया है, क्या उनको नहीं दिख रहा है? या वो इस खबर से बेखबर है कि सहारा इंडिया पैसे ले करके और देने में किस तरह से जमाकर्ताओं को दर दर की ठोकरें खिलवा रही है? क्या वो इस देश के निवासी नहीं? क्या वो सोशल मीडिया से जुड़े नहीं? क्या वो ये सहारा इंडिया को जानते नहीं? क्या इसका इतिहास भूगोल कुछ भी उनको नहीं पता, जो अपने पैसे को ऐसे अंधे कुएं में डालने को तैयार हैं, जहां से पैसे को निकालने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो हम जमाकर्ता ही जान रहे हैं। वर्तमान परिवेश को देखते हुए, सारी परिस्थितियों को समझते हुए इतना तो अवश्य ही स्पष्ट हो गया है कि अभी के समय में सहारा के कार्यालयों का चक्कर लगाना अपने समय और एनर्जी की पूरी तरह बर्बादी है। वहां से कुछ होना संभव नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करें? अभी के समय में सारे हालातों को देखने के बाद सीआरसी में कंप्लेन करके ही कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान का रास्ता कुछ खुलता हुआ दिख रहा है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उससे एक उम्मीद जगी है कि सीआरसी में कंप्लेन करके ही हमें अपना भुगतान शायद मिल सकता है। दूसरा, एक लीगल एस्पेक्ट उभर के आ रहा है कि जब भी कोई मामला लीगल रूप से उठता है, न्यायालय आदेश देती है या प्रशासन गिरफ्तार करने जाती है, तो उनका भुगतान हो जाता है। तो दो ही भुगतान का रास्ता अभी नजर आ रहा है। पहला, या तो लीगल रूप से लीगल एक्शन लिया जाए, और या सीआरसी में कंप्लेन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, और मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए प्रयास के साथ, नई उम्मीदों के साथ, क्योंकि मेरा और मेरे चैनल का ये उद्देश्य ही है
कि वो हर संभव प्रयास को जानना, वो हर रास्ते को जानना और सबको बतलाना जिस पे चल के भुगतान मिलेगा, जिस पे चल के हम सारे जमाकर्ताओं का भुगतान होगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।